हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके? ऑल गुड? सब राजी खुशी, सब कुशल मंगल? ग्रेट, वेरी गुड। तैयारी जोरों शोरों पर है? बहुत बढ़िया। बाल क्यों? बालों से क्या इंसान बदल जाता है क्या? हैं? किलर ठाकुर, वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आराधना बेटा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ क्लासेस प्लान थी, हम लोग वहां पर थे। ठीक है, इट्स ओके। हाँ, तो बस अगर बालों से इंसान नहीं बदलता तो बालों से लोग के सर बदल जाएंगे क्या? नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो बालों से फर्क नहीं पड़ता। खूबसूरती, खूबसूरती बालों से होती है क्या? नहीं होती। किससे होती है? इंसान की इनर पर्सनालिटी से, तुम्हारे ज्ञान से। तुम्हारी खूबसूरती किससे होगी? तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से। ठीक है, जितना वक्त बालों को संवारने में लगाओगे उतना वक्त अपने भविष्य को संभालने में लगाओ, समझे? चलो, बिल्कुल होंगे बेटा, बिल्कुल होंगे, चिंता मत करो, सब कुछ होगा। तो फाइनली आज हम लोग दिसंबर मंथ के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा ये जो पार्ट होगा ये होगा पार्ट 3 हमारा। ठीक है, तो जरा डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमारे सामने टॉपिक आता है हमारा शांति बिल। जैसा बिल वैसा काम। अब प्लीज आप सब लोग भी जरा शांत हो जाओ। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। यूएसए अगर वर्ल्ड वॉर 3 जान चाहता है तो हमारे पास समुद्रगुप्त का इतिहास भी है और हमारे पास आज के समय पर भी समुद्रगुप्त है। ठीक है, हम आज भी काबिलियत रखते हैं समुद्रगुप्त के जैसी विश्व विजेता बनने की। तो आज नहीं तो कल तुम्हें मौका मिलेगा अपने नाम को सार्थक करने का। बस, यूएसए क्या चाहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, समुद्रगुप्त क्या चाहता है इस बात से फर्क पड़ता है। ग्रेट। फाइनली बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को लेकर। थोड़ी देर के लिए मैं चैट बंद कर रहा हूं आप लोगों की, ताकि आप लोग फोकस कर सको सीधे सीधे क्लास के ऊपर। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है शांति बिल को लेकर। किसको लेकर बात हो रही है? शांति बिल को लेकर बात हो रही है। अब आप कहोगे सर ये शांति बिल है क्या, बताना क्या चाहता है हमें? सीधी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग क्या हो, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो। अरे हट जा भाई, क्यों नहीं हटता? क्या हो? एनर्जी एफिशिएंट हो। अब इस एनर्जी को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कितना ज्यादा बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा क्या तरीका होगा? ठीक है, इस चीज के ऊपर बात की जाती है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपके लिए जाननी जरूरी है। शांति, सस्टेनेबल, हास्टनिंग एडवांसमेंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर।
अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें नोट्स बनाने, वैसे तो सभी लोग नोट्स बना रहे हैं, जितने लोगों ने मेरे पास शेयर किए थे मैंने सबको देखकर बताया कि तुम्हारे नोट्स में कोई कमी है तो वो भी बताइए, अगर अच्छे है तो वो भी बताया। तुम्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लिखो अपना क्या, शांति बिल। शांति बिल का फुल फॉर्म लिखा सबसे पहले, फिर उसके साथ में लिख दिया द गवर्नमेंट अप्रूव दिस बिल, द गवर्नमेंट अप्रूव दिस बिल 2025, दैट्स इट। दिसंबर मंथ की बात हो रही है। अच्छा, अब इस बिल के अकॉर्डिंग मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, क्या किया जाएगा? एक नए तरीके से फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, एक नए तरीके से एनर्जी के यूटिलाइजेशन के ऊपर बात की जाएगी। अब ये एनर्जी होगी कौन सी? न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है। तो आपको लिखने के लिए क्या है, केवल एक टाइटल, उसका फुल फॉर्म एंड दूसरा पॉइंट ये, बस। फाइनली जो ट्रेडिशनल, अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बोले तो वो जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके साथ बहुत सारे क्या होते हैं, टर्म्स, कंडीशन, एक्शंस, बहुत सारी चीजें आकर जुड़ जाती हैं। एंड हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि उस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टैब्लिश करना, उसके नॉर्म्स को फॉलो कर पाना एंड फिर उसे फाइनली यूटिलाइजेशन के काबिल बना पाना, हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देन व्हाट वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड ये किया कि हम लोग अब नए तरीके से इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आने वाले फ्यूचर के हिसाब से जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको तैयार किया जाए। इसी में आप लोगों ने एक पहल सुनी होगी जिसमें हम लोग कहते थे स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सुना है सब लोगों ने इसके बारे में? अभी जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा एक्चुअल में? ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर 4 से 5 मतलब जो शहर हैं उनको आराम से क्या कर सकते हैं, एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर है तो ऐसे में उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी मैन पावर नहीं चाहिए होगी, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उस जगह पर इकट्ठा नहीं करने पड़े होंगे। आसपास के एरिया से जो भी रिसोर्सेज मिल सकते हैं उनका यूटिलाइज किया जा सकता है वहां पर, एंड वो आसपास के रीजन में बहुत अच्छे से एनर्जी सप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बन पाएंगे, मगर तब बन पाएंगे जब हमारे पास एक प्रॉपर उसका फ्रेमवर्क तैयार हो। यही फ्रेमवर्क हमारे यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। अभी तक जितनी भी हमारी न्यूक्लियर पावर एनर्जी थी उसको ओन कौन करता था? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एज वेल एज इसके अलावा भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम भवानी, एनपीसीआई भवानी, ये दोनों क्या करते थे, यहां पे लीड करने का काम करते थे। बट अब अगर हम लोग यहां पे बात करें, अब अगर हम लोग यहां पे बात करें, ऐसा नहीं है कि आगे चलकर ये लीड नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये भी लीड करेंगे। सारे नॉर्म, सारे टर्म्स एंड कंडीशन इनके अकॉर्डिंग ही फॉलो किए जाएंगे। बट यहां पर ऐसे में प्राइवेट पार्टनर्स को भी आने का मौका मिलेगा। तो इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाली जो कंपनियां होती हैं वो अपने छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगा सकती हैं एंड वहां से आप एनर्जी सप्लाई कर सकती हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज होगी। इससे इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया के साथ है वो क्या है, वो है हमारी लिमिटेशंस। पहला, थर्मल पावर को लेकर, एंड इसके साथ साथ दूसरा, अब इसको क्या हो, चल भाई, हाइड्रो पावर को लेकर, एंड तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। किसको लेकर? एनर्जी को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। अब इन तीनों के साथ मेन प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली, थर्मल पावर जो स्टेशन होंगे उनमें कोयले की कमी है। अब अगर कोयले की कमी है तो क्या होगा भाई? कोयला आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा जो है। अगर कोयला खत्म हो गया तब क्या करोगे? आगे अगर इन फ्यूचर में कभी हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी आपकी जमीन के नीचे तो कोयला ही नहीं है, ठीक है? तो ऐसी कोई भी चीज है उसको क्या करना चाहिए, लंबे टाइम तक के लिए बचा के रखना जरूरी होता है, ठीक है? तो कोयले की जो कमी है उससे हमें टैकल नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हाइड्रो पावर। अब ऐसा नहीं है हाइड्रो पावर स्टेशन की कमी है, कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है जहां पर नदियां फ्लो करती हैं वहां पर डैम बन सकता है या नहीं बन सकता है। नदियां इंडिया में बहुत सारी हैं पर हर नदी के ऊपर डैम नहीं बन सकता। हर नदी
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे ये भी जरूरी नहीं है। अगर पानी का फ्लो बहुत कम है तो इतने कम फ्लो के साथ अगर आपने पानी रोक दिया तो आगे का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, सूखा पड़ने लगेगा। और पानी का फ्लो अगर आप छोड़ते हो तो एक लिमिटेड, क्योंकि पानी का फ्लो ही कम है, और अगर आपने डैम बनाकर वहां से पानी इस्तेमाल करना शुरू कर भी दिया तो उससे क्या होगा, उतना तेज फ्लो तो होगा नहीं, और उतना तेज होगा भी तो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। तब क्या करोगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये भी चीज है। दूसरी रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी। तो हर दिन सूरज एक सा निकले ये जरूरी नहीं है, सर्दियां हो रही हैं तो कभी कभी धुंध हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी बारिश हो जाएगी, बादल हो गए, रात में कैसे होगी। सेम एयर, जो विंड टर्बाइंस होते हैं हमारे, है ना, विंड मिल्स जिससे आप लोग कहते हो, अब वहां से भी जरूरी ये चीज है, क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं कि हमेशा हवा चलती रहे, हमेशा आपको एयर फ्लो मिलता रहे, विंड मिल आपके घूमते रहे। कभी बहुत ज्यादा तेज चलने लगी तो पता चला विंड मिल टूट गया आपका, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए रिन्यूएबल के ऊपर भी हम लोग डिपेंड, जरूर रिन्यूएबल एनर्जी हमारे लिए बहुत ज्यादा बेटर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग सही तरीके से कंजम्पशन करें, एनर्जी स्टोर करने की शुरुआत करें, ये सब चीजें करें, तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बेहतर हो सकती है। बट प्रॉब्लम वही है, अगर सूरज नहीं निकला कल, चलो कल का भी दिन निकल गया बैटरीज की वजह से, परसों भी नहीं निकला, फिर 3 दिन बाद भी नहीं निकला, 4 दिन बाद भी सूरज नहीं निकला, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तब क्या करोगे ऐसे में। तो इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पर। इसीलिए हमारे लिए जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको फाइनली बात समझ में आ गई कौन से एक्ट हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लिबर्टी एंड न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो ये दो एक्ट हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालने का काम करते हैं, जिनके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर चेंजेस लेकर आएंगे एंड इस बिल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा पीआईबी के आर्टिकल का एक छोटा सा पार्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोगों ने पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं से ली थी एंड यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में डिलीवर कर दिया। आई विश आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ये पूरा न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। अब जो कैटेगरीज बनाई जा रही हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है जो मेजर कैटेगरीज होंगी जहां पे बड़े लेवल पर क्या होगा, पावर प्रोडक्शन होगा, ठीक है, पावर या एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो कितना, 3600 मेगावाट तक का, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कौन से, 1500 मेगावाट से लेकर 3600 मेगावाट, ठीक है। फिर 7500 से 1500 मेगावाट, 150 से लेकर 775 मेगावाट। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या है, हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं ये सब चीज़ें। अभी कलपक्कम जो तमिलनाडु वाला प्लांट है उसके बारे में भी कई बार न्यूज़ में आता रहता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है हमारा एक। वेल यहाँ पे आपके सामने दे रखा है। अब ये चीज़ें आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, अब इतना डिटेल में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिखना है, जो पढ़ना है वो केवल कितना है, ये है और ये है, दैट्स इट। इससे अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ताकि आप लोग समझ डेवलप कर सको, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टैकल कर सको, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको। अब ऐसा मैं करता क्यों हूँ, तो उसके पीछे एक बहुत सीधा सिंपल सा रीज़न है। लेट मी शेयर द टॉपिक, आपको दिखा देता हूँ मैंने कल परसों ही शेयर किया था, कहाँ गया वो, अभी आज ही शेयर किया ना। देखो, अब मैं तुम लोगों के साथ क्लास में कई बार डिस्कशन करता हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर, बट समटाइम्स आप लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव हो जाते हो, अरे यार सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, सर आप गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कई बार आप लोगों को थोड़ा सा सोच समझ अपनी डेवलप करनी चाहिए। लेक्चरेट के टॉपिक्स यहाँ पे हमारे पास आए थे, ठीक है। और ये कौन से वाले एसएसबी का है, ये 3 AFSB गांधीनगर का अभी जो हुआ है 5 से 9 AFSB गांधीनगर का अभी जो हुआ है 5 से 9 जनवरी के बीच। तो मैं बच्चों से कनेक्ट करता रहता हूँ एंड उनके जो भी जनवरी के बीच, तो मैं बच्चों से कनेक्ट करता रहता हूँ एंड उनके जो भी एक्सपीरियंस होते हैं आपको शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब एक्सपीरियंस होते हैं आपको शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब देखो लेक्चरेट का टॉपिक क्या दे रखा है यहाँ पे, चाइल्ड लेबर। दूसरा क्या दे रखा है, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स इन डिफेंस, ठीक है। आत्म का वुमेन एम्पावरमेंट।
वुमेन्स इन डिफेंस, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, बॉर्डर डिस्प्यूट, ये सारे टॉपिक, निर्भर भारत, बॉर्डर डिस्प्यूट, ये सारे टॉपिक। फिर ग्रुप डिस्कशन के अगर तुम देखोगे तो एक टॉपिक क्या दे रखा है, प्रॉब्लम ऑफ, फिर ग्रुप डिस्कशन के अगर तुम देखोगे तो एक टॉपिक क्या दे रखा है, प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज मैनेजमेंट इन टाउन कैन बी डन थ्रू, ऑफ गार्बेज मैनेजमेंट इन टाउन कैन बी डन थ्रू। अब इसमें तीन चीजें दे रखी हैं, टेक्नोलॉजी, माइंडसेट एंड एनफोर्समेंट। अब इसमें तीन चीजें दे रखी हैं, टेक्नोलॉजी, माइंडसेट एंड एनफोर्समेंट। तो इन तीन चीजों के ऊपर आपको डिस्कशन करना होता है, आपको बोलना होता है। एक तो इन तीन चीजों के ऊपर आपको डिस्कशन करना होता है, आपको बोलना होता है। एक और टॉपिक दे रखा है, इंडिया एज अ सुपर पावर, चैलेंजेस, ग्लोबल इमेज एंड डिप्लोमेसी, दोनों के बारे में। अब जब आप इतना इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं लेक्चरेट में, जीडी में, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक भरपूर कंटेंट होना चाहिए जिससे आप इस्तेमाल कर सको, जिससे आप पढ़ सको। भले ही मान लो शायद इतना डीप एग्जाम में आपको देखने को ना मिले, पर आगे चलकर आपके इंटरव्यूज में इसका बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आई विश आप लोग इस चीज को समझोगे, थोड़ा सीरियसनेस को। नेक्स्ट टॉपिक, अब यहां पर एक स्कीम आई है जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर द रोजगार आजीविका मिशन ऑफ ग्रामीण, जिसे अभी कहा गया वीबीजी रामजी बिल। हाँ भाई, किसी को कोई समस्या, कोई संशय, कोई डाउट, एनीवन, ऑल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चैट को क्लोज कर दें, ठीक है। फाइनली बात हो रही है यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर को, ठीक है, क्या करा जा रहा है, करा ये जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं उनको बेटर फ्यूचर देने के लिए, उनके लिए बेटर क्या फैसिलिटीज डेवलप, उनको बेटर फ्यूचर देने के लिए, उनके लिए बेटर क्या फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए यहां पर इसको लाया गया। अब आप कहोगे सर इसमें फर्क क्या पड़ गया, करने के लिए यहां पर इसको लाया गया। अब आप कहोगे सर इसमें फर्क क्या पड़ गया, ऐसा क्या नया कर दिया इसमें। देखो, एक्चुअल में गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो इससे पहले जो हम लोग को इस्तेमाल कर रहे थे मनरेगा, एक्चुअल में गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो इससे पहले जो हम लोग को इस्तेमाल कर रहे थे मनरेगा, ठीक है, ठीक है, इससे पहले इसका नाम हुआ करता था नरेगा। क्या होता था, नरेगा। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था नरेगा। क्या होता था, नरेगा हुआ करता था। फिर आगे चलकर क्या हुआ, मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी नाम इसमें ऐड हुआ करता था। फिर आगे चलकर क्या हुआ, मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नाम इसमें ऐड कर दिया गया। अब ये जो ऐड कर दिया गया, अब ये जो स्कीम थी इसको रिप्लेस करने की एक्चुअल में चल रही है बात। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है तो उसके पीछे रीजन है। यहां पर बात होती थी, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है तो उसके पीछे रीजन है। यहां पर बात होती थी केवल 100 दिन का रोजगार की, कितने, केवल 100 दिन का रोजगार की, कितने, 100 डेज के रोजगार की। यहां पर फिक्स टाइम पीरियड था कि आपको 100 डेज के रोजगार की। यहां पर फिक्स टाइम पीरियड था कि आपको रोजगार मिलेगा तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह की चीजें थी। यहां पर क्या किया गया, अब इसमें डाइवर्स तरह की चीजें थी। यहां पर क्या किया गया, अब इसमें डाइवर्सिटीफाई किया गया इसको, ताकि इसके इस्तेमाल को डाइवर्सिटीफाई किया गया इसको, ताकि इसके इस्तेमाल को बेहतर तरीके से क्या किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। अब मान लो किसान बोले कि भाई मेरे तो धान बोने का टाइम हो गया, मेरे तो अभी अनाज का टाइम है, और आप कह रहे हो यहां पर आकर नौकरी कर लो, कैसे कर लूं मैं, है ना। तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखते हुए क्या किया गया, इसको तैयार किया गया। बात समझ में होता था, भाई रोजगार देना, एक काम करो यहां पर गड्ढे खुदवा दो, मनरेगा के अकॉर्डिंग गड्ढे खुदवा दो, यहां पे फिर प्लांटेशन करवा देंगे हम लोग। अब प्लांटेशन करने वाला आदमी गायब हो गया, नर्सरी वाला आया नहीं पेड़ लगाने, काम भी नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, अब डिमांड ड्रिवन फ्रेमवर्क होगा। डिमांड ड्रिवन कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मान लो कहीं महीनों के लिए, जब तक धान बढ़ेगा, पकेगा, सब कुछ होगा, तब तक किसान फ्री है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, फिर इन 2 महीनों में पंचायत घर का काम शुरू करते हैं।
पंचायत घर का काम शुरू कर दिया, नींव डाल दी, दीवारें बन गई, लेंटर भी पड़ गया 2 महीने में, सब ये काम हो गया। अब उसके बाद प्लास्टर होना था, पेंटिंग होनी थी, तब तक पता चला धान के कटने का काम हो गया। तो अभी किसान अवेलेबल नहीं है, किसान अवेलेबल नहीं है, तो किसान अपनी धान वान काट रहा है, चावल काट रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो अभी बीच में हो गई गैप। उस गैप के बाद फिर वापस से जब किसान जैसे ही फ्री हुआ, धान वान कट गया, सब कुछ हो गया, अपना स्टोर में पहुंच गया, बेच दिया, अब फिर से फ्री हो गया आने वाले 2 महीने के लिए। तो अब फिर से लगा दिया, अब आ जाओ भाई वापस से, क्या करोगे? अब पंचायत ऑफिस के ऊपर प्लास्टर करने का, पेंटिंग करने का, ये सारा काम को शुरू कर दो। अब इससे क्या हुआ, टाइम था उसमें भी उसको क्या मिल गई? आजीविका मिल गई, पैसा कमाने का मौका मिल गया, है ना। और दूसरी चीज क्या है, बात समझ में आई? जबकि पहले ऐसा होता ही नहीं था, पहले बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं होता था। पहले लिटरली क्या होता था, पंचायत ऑफिस बना हुआ है, काम होगा तो होगा, तुम्हारा खेती का काम है, हमें इससे मतलब नहीं है, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा काम, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, पंचायत ऑफिस से आप चाहो तो रोड के साथ साथ सीवेज लाइन की बात कर लो, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लो, सीवेज लाइन की बात कर लो, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लो, है ना। पहले फिक्स होता था करना ही पड़ेगा, है ना, पहले फिक्स होता था करना ही पड़ेगा, 100 दिन का है भैया 100 दिन करो, अब बीच में खेती वेती खराब हो जाएगी, का 100 दिन का है भैया 100 दिन करो, अब बीच में खेती वेती खराब हो जाएगी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। अब यहाँ पे कर दी नहीं भाई चेंज करो इस मॉडल, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, अब यहाँ पे कर दी नहीं भाई चेंज करो इस मॉडल, ठीक। तो आपको वीजी राम जी, ठीक, तो आपको वीजी राम जी पता चल गया, तो कैसा है, पता चल गया, तो कैसा है। अब जो नॉर्थ ईस्ट जो हिमालयन स्टेट है वहां पे फंड कैसे शेयर हो, अब जो नॉर्थ ईस्ट जो हिमालयन स्टेट है वहां पे फंड कैसे शेयर होते हैं, सेंटर करेगा 90%, स्टेट करेगा 10% होते हैं, सेंटर करेगा 90%, स्टेट करेगा 10%। अदर जो स्टेट्स एंड यूटीज है वहां पर क्या होगा, सेंटर करेगा, अदर जो स्टेट्स एंड यूटीज है वहां पर क्या होगा, सेंटर करेगा 60%, 40% करेगा स्टेट, एंड 60% 40% करेगा स्टेट। एंड सेंट्रल लेवल पर देखा जाएगा जो यूटीज हैं ये वहां पर 100% कौन करेगा, सेंट्रल लेवल पर देखा जाएगा जो यूटीज हैं ये वहां पर 100% कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर क्या, क्लियर है, अब यहां पर क्या होगा, प्रॉपर बजट का एलोकेशन किया जाएगा। पहले क्या होता था, क्या होगा, प्रॉपर बजट का एलोकेशन किया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले बर्डन डाल दिया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, या पहले बर्डन डाल दिया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे बोला गया नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर एलोकेशन होगा, पैरामीटर्स डिसाइड किए जाएंगे, जितना काम होगा जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस पर भी ध्यान दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उस पर भी ध्यान दिया गया, है ना, उस पर, है ना, उस पर भी ध्यान दिया गया, और भी ध्यान दिया गया, और भाई मनरेगा को रिप्लेस करेगा, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता चल गई। सपोर्ट, भाई मनरेगा को रिप्लेस करेगा, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता चल गई। सपोर्ट द एग्रीकल्चर, मैंने अभी आपको बताया था ना 60 दिन, दो द एग्रीकल्चर, मैंने अभी आपको बताया था ना 60 दिन,
2 महीने का बोल रहा था, 2 महीने मतलब 60 दिन, वो इसीलिए बोल रहा था मैं। टोटल 1 महीने का बोल रहा था, 2 महीने मतलब 60 दिन, वो इसीलिए बोल रहा था मैं। टोटल 125 डेज का यहाँ पे रोजगार मिलेगा, ठीक है। 25 डेज का यहाँ पे रोजगार मिलेगा, ठीक है। नॉर्मेटिव फंडिंग्स होगी यहाँ पर, ठीक है। नॉर्मेटिव फंडिंग्स होगी यहाँ पर, ठीक है। 4 प्रायोरिटीज रखी जाएंगी, क्या क्या? वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रा प्रायोरिटीज रखी जाएंगी, क्या क्या? वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए मैं आपको रोड, पंचायत ऑफिस, ड्रेनेज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए मैं आपको रोड, पंचायत ऑफिस, ड्रेनेज सिस्टम, इसलिए मैं बोल रहा था। लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट, इसलिए मैं बोल रहा था। लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट साइलेंस, मतलब क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और क्या है? स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी होगी यहाँ पर, ठीक है। लोकल प्लान विद द नेशन इंटीग्रेशन, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन दे रखा है बिटवीन द मनरेगा एंड विकसित भारत, तो आप लोग सॉरी विकसित भारत वीजी राम जी स्कीम, तो यहाँ पे आप दोनों में कंपैरिजन पढ़ सकते हो। ये वैसे बताने वाली बात नहीं है, आराम से आप लोग रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं। हाँ भाई, बात समझ आई सबको? यहाँ पे किसी का कोई शक, कोई समस्या? हाँ भाई, क्लियर है? वेरी गुड। हाँ भैया, वीजी राम जी में ये यूएस का वेनेजुएला पे अटैक कहाँ से आ गया? काम की बात पूछ लेते मेरे लाला। अरे वो बेकार की बात है बेटा, वो प्रोटेस्ट वोटेस्ट मत देखा करो, वो बेकार की बातें। पॉलिटिकल लोग एजेंडा से मतलब बिजी होते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से लोग ऐसा करते हैं, उसको छोड़ दो, वो बेकार की बातें। चलो बहुत अच्छे। बेटा बिल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पार्लियामेंट में पहले इसको अप्रूव करवाया जाएगा, और स्कीम गवर्नमेंट जो रिलीज करती है जिससे लोगों को बेनिफिट होता है उसको, तो अगर ये पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट करती है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये लोगों तक एज अ स्कीम पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो फाइनली अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर राजकुमार गोयल जी के बारे में। इनको लेकर अभी बहुत ज्यादा वो हुआ था, इनसे पहले, इनके आने से पहले, कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनको क्यों हटाया गया? अब पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट के जज कभी भी सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बनते ही नहीं। अब आपको सर बनते नहीं तो पहले क्यों बने हुए थे? पहले इसलिए बने हुए थे क्योंकि तब तक फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया गया था सीआईसी के सिलेक्शन का। तो इसको लेकर आपने सुना होगा, विवाद हुआ था पार्लियामेंट में। तो फाइनली यहाँ पे इसको अपॉइंट किया गया, राजकुमार गोयल जी को अपॉइंट किया गया, इनको शपथ दिलवाई गई है। क्या किया गया? शपथ दिलवाई गई है। काम क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एक्शंस लेना। तो ये एक बॉडी है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के अनुसार काम करती है मगर संविधान में बताई नहीं गई है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? राइट टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो भी लोग इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक राइट टू इंफॉर्मेशन बिल क्या किया, भेजा यहाँ से, बिल मतलब एक लेटर भेजा कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है 10 रुपए का, वो आपको देना होता है पर पेज, जितना आपको चाहिए। फिर उसके बाद आपने जब वो लेटर भेजा, वहां पर वो लेटर पहुंचेगा, जैसे उनके पास लेटर आया, अब वो क्या करेंगे? उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे, टैकल करेंगे,
उस रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को या डिपार्टमेंट को भेजेंगे, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे एंड आपको डिलीवर करेंगे। तो ये काम होता है। और यहां पर जो CIS है, मतलब ये जो कमिश्नर है, इसका काम क्या होगा? यहां पर बैठे हुए ये चीज को आइडेंटिफाई करना, ये चीज को इंश्योर करना कि हर एक इंफॉर्मेशन प्रॉपर क्लियर है। हाँ है ना? क्लियर है। तो कौन बने हैं? राजकुमार गोयल जी बने। अब यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जानने वाली बात थी नहीं थी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इन्हें अपॉइंट किसने किया है? भाई प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। चलो, ये भी पता चलेगा। दूसरी चीज क्या है, इनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता कैसे? इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस में प्रधानमंत्री एक कमेटी को क्या करते हैं? लीड करते हैं। इस कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, लोकसभा का कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। इसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से नॉमिनेटेड पर्सन भी होंगे और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशनल कमिश्नर जो भी होंगे वो भी यहाँ पे होंगे। अब ये सारे के सारे लोग बैठ के यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कौन आदमी बैठ सकता है, किस पद पर बैठ सकता है। अब जब ये सारे लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो 101% है, इसमें किसी भी तरह का घालमेल तो नहीं हो सकता। अब अगर मान लो कभी भी कोई पॉलिटिकल पर्सन यहाँ पे आकर बोले अरे देखो यहाँ पर ऐसे आदमी को बैठा दिया, वैसे आदमी को बैठा दिया, तो वहां पे अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उस पर्सन से, बैठा दिया क्यों भाई, ऐसे कैसे बैठा दिया? वहां पर तो आपका भी लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा हुआ था, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया उस टाइम पे? अब लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हम लोग क्यों बेवकूफ बन जाते हैं राजनेताओं के द्वारा? इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। बात समझ में आई? कहानी क्या चल रही है यहाँ पे? समझे मेरे बंधु, क्या कहानी चल रही है? पॉलिटी कौन पढ़ा रहा है? देशराज सर पढ़ा रहे होंगे। अगर देशराज सर पढ़ा रहे हैं और ये बात 100% है, उन्होंने बताई होगी आपको। हाँ भाई, बात क्लियर है। छोटा सा करंट अफेयर था, ज्यादा कुछ बड़ा था नहीं। अब उसमें पूछेगा तो एक ही चीज, दो चीजें पूछेगा। पहला क्या है, किसको अपॉइंट किया गया है, दूसरा कौन सा आर्टिकल है, एंड तीसरी चीज अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। दैट्स इट, बात, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, हाँ तो उन्होंने भी बताया होगा आपको अपॉइंटमेंट प्रोसेस, डेफिनेटली बताया होगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस। डॉली बेटा, क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवाता क्लास में। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कई बार ये शिकायत होती है, वैसे तो मैं करवा देता हूँ, पर वैसे तो मैं करवा देता हूँ, पर मैं क्वेश्चन क्यों नहीं करवा पाता, इस बात का जवाब मैं सब लोगों को देना चाहता हूँ। योर टेलीग्राम प्लीज। बेटा टेलीग्राम पे कुछ नहीं करना, सीधे सीधे लिखना है समुद्रगुप्त लोकेश सिंह सर, मैं मिल जाऊंगा, मेरी फोटो लगी होगी, डायरेक्टली मुझको मैसेज कर देना। और टेलीग्राम ग्रुप चाहिए तो लोकेश सर PW लिख, मिल जाऊंगा मैं। अब यहाँ पे जरा बात कर लेते हैं इस बात के बारे में कि भाई क्वेश्चन क्यों नहीं करवा पाते आप। देखो, पहली चीज, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, इंग्लिश, इन सब के PYQs जो लास्ट ईयर आए थे, क्वेश्चन का फॉर्मेट वैसे ही रहता है, क्वेश्चन वैसे ही रहेगा। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है डॉली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब के PYQs भरे पड़े हैं, आप उन PYQs को उठाओ और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। पर अगर अपन बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में मेरे पास सपना तो आ नहीं रहा, ना किसी और को पता है कि PYQ जो पिछले साल करंट अफेयर का था वो इस साल वैसा का वैसा आ सकता है। तो पिछले साल का PYQ तो मैं करवा नहीं सकता, पहली चीज। करंट अफेयर का PYQ कर सकते हो? नहीं। 1.5 साल पुराने, 1 साल पुराने करंट अफेयर का PYQ करके क्या करोगे? कोई काम का है? जीरो वैल्यू। तो मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे ये करना पड़ता है, मुझे हर बार नए क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ते हैं, और नए क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए चाहिए होता है एक अच्छा खासा टाइम, और वो टाइम हमको मिलता नहीं है। ठीक है, वो टाइम हमको मिलता नहीं है।
शाश्वत बेटा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो, बाकी इसके अलावा सब लोगों को पता है डिफेंस एसएसबी वाला, डीडब्ल्यू एसएसबी वाला, उसको ज्वाइन करो, ठीक है, वहां पे मिल जाएंगे आपको। हम लोग मैं अपने उस पर रेगुलर शेयर करता हूँ सारी चीजें, ठीक है। एग्जैक्टली आराधना, वही बात समझा रहा हूं मैं डॉली को, ठीक है। तो अब इस चीज का ध्यान रखना। डॉली जायसवाल मैडम आपको भी पता चल गया, अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं है मेरे से, अभी भी है कोई शिकायत तो बोल दो। रोशनी यादव बेटा एग्जाम का प्रेशर कोई नई चीज थोड़ी है, तो हमेशा होता है, जब तुम क्लास फर्स्ट में थी तब भी रहा होगा, है ना, एट्थ क्लास में आई होगी तब भी रहा होगा, नाइन्थ में होगी तब भी रहा होगा, टेंथ में होगे तब भी होगा, ट्वेल्थ में भी रहा होगा, एंड डेफिनेटली अब भी आपको रहेगा। तो ये कोई नई चीज नहीं है, कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ, एक बात सोचो, ये सिर्फ मात्र एक एग्जाम का प्रेशर है जिससे आपको डर लग रहा है। एनडीए में जाने के बाद आपके पास पता नहीं कितने सारे प्रेशर्स होंगे। तुम लोगों ने अभी एक वो देखा था, मतलब मैं मतलब वैसे मैं ज्यादा मतलब इस चीज के ऊपर फोर्स करता नहीं, बट फिर भी इस बार तुम लोगों ने वो देखा, मास्टर शेफ आता है इंडिया का, मास्टर शेफ ऑफ इंडिया। और इस बार जो मास्टर शेफ है उसमें मजेदार बात, मतलब मजेदार बात बोलो या आप इंस्पायरिंग बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिटरली हैंडीकैप्ड है एंड दे आर कुकिंग, वो कुक कर रहे हैं, ठीक है, और छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत बेहतर लेवल पे कुकिंग कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके ऊपर सोचो क्या प्रेशर होगा कि यार मेरे पास हाथ पैर नहीं है, मैं सीधे खड़ा नहीं हो सकता, मैं सीधे बैठ नहीं सकता, मैं सीधा चल नहीं सकता, जिंदगी में हजारों समस्याएं हैं। सोचो उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा लाइफ का। तुम्हें एक वो कल कल एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था, एक पर्सन है संजय परशुराम, उनकी बच्चे का जन्म हुआ, बेटी का शायद जन्म हुआ उनके घर में, आर्मी में सिपाही है, अपने घर जा रहे थे अपनी 8 घंटे पहले पैदा हुई बेटी को देखने के लिए, मात्र 8 घंटे पहले पैदा हुई बेटी को देखने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। सोचो उनकी वाइफ के ऊपर क्या प्रेशर होगा, उनकी फैमिली के ऊपर क्या प्रेशर आ रहा होगा। बच्चे ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है। एग्जाम प्रेशर, एग्जाम हमेशा होता है, हमेशा एग्जाम होगा, हमेशा आएगा आपके सामने प्रेशर, हर एक जगह पर आपको एग्जाम देना है। अभी ये खत्म हो जाएगा तो आप कहोगे सर एसएसबी का प्रेशर है, एसएसबी हो जाएगा सर एनडीए में, सर कैसे टैकल करें, इतने रनिंग, इतना फिजिकल सब कुछ है सर, कैसे करेंगे वहां पर। प्रेशर तो हर जगह है। प्रेशर को खत्म करने का तरीका क्या होता है, मेहनत करना, तो करो मेहनत, दैट्स इट। नेक्स्ट, न्यू रामसर साइट इन इंडिया, न्यू रामसर साइट, चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में जरा जल्दी से। सब लोगों को पहले भी मैं रामसर के बारे में बता चुका हूँ क्या है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार बताना चाहिए। तो दो यहाँ पे साइट्स के बारे में बात हो रही है, 95th एंड 96 साइट, ठीक है। रामसर होता क्या है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, एक वेटलैंड होता है। क्या होता है? वेटलैंड होता है, मतलब एक ऐसा एरिया है जो 10 मंथ तक क्या होता है, अंडर वाटर होता है। क्या होता है? अंडर वाटर होता है, ठीक है। अब इस हिसाब से इंडिया में टोटल कितने हो गए? 96 हो गए। कितने रामसर साइट्स हो गए टोटल? 96 रामसर साइट्स हो गए। क्लियर है? क्लियर, सीधी सिंपल सी बात, ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, ठीक है।
तो अब यहाँ पर डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आपको पता चली गया है। एक पिटलैंड या वाटर जहाँ पर बढ़ा हो, ठीक है, नेचुरल या आर्टिफिशियल ऐसा एरिया क्रिएट हो जाए, ठीक है, ऐसा एरिया क्या करेगा, ऐसा एरिया क्या करेगा, वहां पर एक अलग तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करेगा। क्या करेगा, एक अलग तरीके का इकोसिस्टम डेवलप करेगा। ये जो इकोसिस्टम होगा, ये जो इकोसिस्टम होगा, ये कई बार क्या करता है, फ्लड एंड, इसको फ्लड एंड बर्ड्स, प्लांट्स, इन सबको बहुत हेल्प करता है। अब फ्लड को हेल्प नहीं करेगा, फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ह्यूमन मेड जो वेटलैंड्स होते हैं उसमें फिशिंग करना बहुत आसान होता है, ठीक है। पॉन्ड्स, एग्रीकल्चर लैंड, सॉल्ट प्लेन, ये सब चीजें यहाँ पर क्या की जा सकती हैं, आराम से तैयार की जा सकती है। और ह्यूमन जो बनाते हैं उनके बनाने के पीछे मेन रीजन भी यही होता है कि इस पानी का हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकें, इस जगह का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। फिर आता है एक छोटा सा और पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव 64। अब ध्रुव 64 है क्या, एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर है। आप सबके मोबाइल में, आप सबके लैपटॉप में, आप सबके डेस्कटॉप में, सभी में एक प्रोसेसर लगा होता है। एज वेल एज आज के टाइम पीरियड में आप कोई भी चीज खरीदो, कोई भी चीज खरीदो, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे काम कर रही है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी इंटेलिजेंस डाला गया है, तो 101% चांस है कि उसमें एक प्रोसेसर लगा होगा। अब इंडिया में एक प्रोसेसर डेवलप किया गया 64 बिट का, जिसे कहा गया ध्रुव 64। क्या नाम कहा गया, ध्रुव 64। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वही प्रोसेसर है। क्लियर है। अब इस प्रोसेसर का मेन खास बात क्या होगी, ये जर्नल पर्पस यूज के लिए प्रोसेसर तैयार किया गया। किसके लिए, जर्नल पर्पस यूज के लिए। इससे पहले भी दो प्रोसेसर तैयार किए गए थे, एक का नाम था विक्रम, क्या नाम था, विक्रम, और एक का नाम था कल्पना। और ये दोनों ही जो तैयार किए थे, किसने किए थे, इसरो ने। किसके लिए, फॉर द स्पेस मिशन। जबकि इस प्रोसेसर का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, जर्नल पर्पस यूज के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, जर्नल पर्पस यूज के लिए करेंगे। क्लियर है। इसे डेवलप किसने किया है, सी डैक के द्वारा डेवलप किया गया। किसके द्वारा, सी डैक के द्वारा डेवलप किया गया। साथ में किसने सपोर्ट दिया है, माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, इसके लिए फंड किया था। 64 बिट का प्रोसेसर है इसलिए 64 लिखा है। डुअल कोर प्रोसेसर है, ठीक है। इसकी क्लॉक स्पीड कितनी है, 1.0 गीगाहर्ट्ज। अब इतनी स्पीड से ये क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है चीजों को। अगर देखा जाए तो आज के टाइम पीरियड पे आपके जो अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स और ये सब होते हैं, उनमें इस तरीके के, इस लेवल के, इस स्पीड के प्रोसेसर्स आपके लगे होते हैं। कंप्लीटली इंडिजीनियस, इंडिया में ही डेवलप किया गया, पूरी तरह से डिजाइन एंड डेवलप पूरी तरह से, ठीक है। तो ये सबको पता है, एक्ट एज अ ब्रेन करता है कंप्यूटर में, मोबाइल में, इन सब चीजों में, ठीक है। दूसरी चीज, सुटेबल है किसके लिए, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सुटेबल है, इट मींस इसका इस्तेमाल हम लोग अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कर सकते हैं जो 5G इनेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। जैसे आज के टाइम पीरियड में हम लोग बात करें तो टेस्ला, टेस्ला की जो गाड़ी है उसमें भी तो प्रोसेसर लगा होगा, तभी तो इतना क्विक रिएक्ट करती है कि ब्रेक मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है। आज के टाइम पीरियड में इंडिया में एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है एडास टेक्नोलॉजी। एडास जो होता है उसमें क्या होता है, एडास टेक्नोलॉजी में कि अगर कोई सामने अचानक से आ जाए तो वो अपने आप ही ब्रेक मार लेती है गाड़ी, है ना। अपने आप ही क्या करती है, घूमती है ना, रोड के साथ साथ चलती रहती है, अपने आप ही घूमती रहती है, अपने आप ही टर्न ले लेती है, सब कुछ कर लेती है ना। अपनी लाइन में रहेगी, ठीक है। अगर सामने से कहीं से टक्कर होने वाली है तो अपने आप ही ब्रेक मारेगी, सब कुछ करेगी। तो वो सब चीजें क्या है, ऐसी इनेबल प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया, क्योंकि उनमें उस तरीके के प्रोसेसर और एंटीनाज नहीं लिए हैं। एंटीनाज कौन से, जो आपके मोबाइल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं।
तो प्रोसेसर चाहिए होता है और मोबाइल में रिसीव करने के लिए एक एंटीना की जरूरत पड़ती है जो सिग्नल को कैच करता है। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ ओमान ये दिया गया, किसको दिया गया? प्रधानमंत्री। ये आपके सामने फोटो है किसकी? किंग अब्दुल्ला एंड नरेंद्र मोदी जी। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, पता चल गया। क्लियर है? और कुछ इसमें जानने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों दिया गया है? भाई सीधी सी बात है, हमारे जो डीप टाइज हैं, हमारे जो आपस में रिलेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए दिया गया, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत यहाँ पर है भी नहीं। यहाँ पे अब तक कितने अवार्ड दिए गए? तो 20, ये कौन सा था? ये आपका 29th अवार्ड था। एंड अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे अभी तक 28 मिल चुके हैं। 28 कहाँ कहाँ से मिल चुके हैं ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये आप सब यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे ग्रांड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन सबसे पहले दिया गया था एंड वहां से शुरुआत होती है। एंड फाइनली ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया तक गए हैं। एंड फाइनली अभी ओमान का सिविलियन अवार्ड इनको मिला है। फिर आता है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2025। क्या आता है? एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2025 किस किस के बीच हुआ है? इंडिया एंड यूएई के बीच में। इंडिया एंड यूएई के बीच में। ठीक है, 2024 में कहां पे हुआ था? इंडिया में हुआ था फर्स्ट एडिशन। कहां पे? राजस्थान में। तो इस बार कहां हो रहा है? यूएई में हो रहा है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी बायलैटरल होगा तो बायलैटरल का सबसे पहला जो टास्क होता है वो ये कि एक साल हमारे यहाँ, एक साल तुम्हारे यहाँ। तो इस बार वेन्यू क्या है? अबू धाबी, यूएई। नेक्स्ट क्या है? रीजनल रूरल बैंक, आरआरबीज। अब आरआरबी के लिए पहले क्या होता था कि आरआरबी कई सारे बैंक्स का होता था, आपस में वो लोग क्या करते थे? शेयर करते थे। बट अब यहाँ पे क्या किया गया? चेंज किया गया। यहाँ पे इसको एक नया क्या दिया गया? लोगो दिया गया। साथ ही साथ इसका जो मोटो दिया गया वो भी दिया गया। क्या? फाइनेंस एंड ट्रस्ट, लाइफ एंड ग्रोथ। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। फाइनेंस एंड ट्रस्ट, लाइफ एंड ग्रोथ, ये इसका क्या है? मोटो है। एंड ये इसका लोगो है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या किया? नाबार्ड का के साथ मिलकर एक लोगो डिजाइन किया है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। क्योंकि पहले सारे के सारे जो बैंक होते थे वो अलग अलग होते थे आरआरबीज। अब क्या कर गए? सारे आरआरबीज मर्ज हो गए हैं, सारे आरआरबी एक साथ काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले ही, 3 नहीं, दिसंबर से 5 महीने, 5 या 6 महीने पहले की बात है, गवर्नमेंट ने एक टास्क रखा था जिसका नाम था वन स्टेट वन आरआरबी। वन स्टेट वन आरआरबी, ये टास्क रखा था। एंड फाइनली इस टास्क को गवर्नमेंट ने क्या किया है? फाइनली अचीव कर लिया है। क्या कर लिया है? अचीव कर लिया है। क्या कर लिया है? अचीव कर लिया। तो ये एक सबसे बड़ा क्या था? मेजर टास्क था। अब क्या होगा? पहले हर आरआरबी अपने लिए एक अलग से क्या करवा रहा था? काम करवा रहा था। अलग से पासबुक बनवा रहा है, अलग से चेक बुक बनवा रहा है, ठीक है, अलग से अकाउंट मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर रख रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, अब सिंगल एक जगह से काम चल जाएगा। तो ये चीज क्या थी? हमारे लिए जरूरी थी ताकि एक इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके। क्या किया जा सके? एक इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके। तो दैट उससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि हर जगह पर जाकर आपको इस चीज की दिक्कत नहीं होगी कि आप चेक डालोगे 3 दिन बाद रिस्पॉन्स मिलेगा। नहीं, आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिल पाएगा क्योंकि सारे के सारे आरआरबी एक जैसे चेकबुक का, एक जैसे सिस्टम का क्या कर रहे हैं? यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसका क्या पड़ता है? एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। अबाउट आरआरबीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीजनल रूरल बैंक कब आए थे, स्टैब्लिश हुए थे? 1976 में इनको स्टैब्लिश किया गया था। क्या किया गया था? 1976 में किया गया था। ठीक है, इसके लिए स्मॉल फार्मर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जो आर्टिस्ट होते थे उनके लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए। यहाँ पे 50% जो ओनरशिप थी वो गवर्नमेंट की थी
फिर जो कंसर्निंग बैंक होता था उसकी 15% एंड जो स्पॉन्सर बैंक होता था उसकी जो बची हुई परसेंटेज वो उसकी होती। तो पहले आप देखते थे प्रथमा ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल ग्रामीण बैंक, ये सारे ग्रामीण बैंक क्या यहीं से ऐसे बनते थे। अब वो सब चीजें क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। फिर आता है अरावली हिल्स इशू। अब ये बड़ा मजेदार सा इशू था, बहुत ही ज्यादा मजेदार इशू था। खैर हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि हम लोग चलो ठीक है यार, दिसंबर वाला करंट अफेयर अभी जनवरी में पढ़ रहे हैं, तो इससे बेनिफिट ये हुआ, एक क्लियरिटी आ गई हमारे सामने। वरना हमें ये क्लियरिटी नहीं मिल पाती इसके ऊपर। अब यहाँ पर ये कौन है भाई, अभी रावत को कोई बताओ पीवाईक्यू के बारे में। तो अब अरावली हिल्स के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इसके लिए एक इश्यू जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या किया, हवाला लिया। हवाला मतलब उसके ऊपर एक्शन लिया। एक्शन लिया तो ये बोला गया कि अरावली में कोई भी जो रेंज है, अगर वो 100 मीटर से ऊपर है तो उसे अरावली माना जाएगा, 100 मीटर से नीचे वाली को अरावली नहीं माना जाएगा। एग्जैक्टली सक्षम, उसी के बारे में बात करें, बिल्कुल सही बेटा, है ना। तो क्या बोला गया, अब ये कहाँ कहाँ से थी, देखो गुजरात, गुजरात से शुरू हो रही है, राजस्थान होते हुए, ठीक है, हरियाणा जा रही है। कहाँ जा रही है, हरियाणा जा रही है और दिल्ली में जाकर एंड हो रही है। कहाँ पे एंड हो रही है, दिल्ली में जाकर एंड हो रही है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा रेंज का पार्ट है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पर, हुआ क्या यहाँ पर, ये एक आर्टिकल आया था, कौन सा, ये आर्टिकल आया था, ठीक है। अब इस आर्टिकल में ये बोल दिया गया था कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अंडरलाइन किया है इंपॉर्टेंट एरियाज उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि 20 मीटर की अगर पहाड़ियों को काटा जाएगा तो इतनी पहाड़ियां कट जाएंगी, 20 मीटर से ऊपर की इतनी, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, और 100 मीटर से ऊंची तो केवल इतनी ही पहाड़ियां हैं। इसका मतलब अगर देखा जाएगा तो मोर देन 80% से ज्यादा अरावली को ये लोग साफ कर देंगे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये लाइन नहीं बोली थी, यहाँ पर देखो लिखा भी है, यहाँ पर देखो लिखा भी है, आपको दिखेगा ये वाली लाइन, है ना। क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पैनल ऑन अ डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स, ठीक है। द रिस्ट्रिक्टेड माइनिंग एनी लैंडफॉर्म, रिस्ट्रिक्ट माइनिंग, ध्यान से सुना, रिस्ट्रिक्ट माइनिंग एनी लैंडफॉर्म इज एट एन एलिवेशन ऑफ 100 मीटर और मोर देन एबव, ठीक है। अब लोगों ने बस इतना ही पढ़ा और उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया, तांडव करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद नीचे लिख दिया कि इस हिसाब से 90% जो अरावली है वो इस डेफिनेशन में फिट नहीं होती। बट अनफॉर्चुनेटली मिसलीडिंग ये था कि मैक्सिमम लोगों ने इस पूरे के पूरे जो इंफॉर्मेशन थी उसको पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। अब जब पढ़ा नहीं तो क्या होगा उससे, नो डाउट 100% प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, ऊपर से हर कोई यूट्यूब पर आकर, हर कोई इंस्टाग्राम पर आकर, हर एक इन्फ्लुएंसर यहाँ पर क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। अब देखो बात यहीं पर नहीं खत्म होती, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोचो जितने भी इन्फ्लुएंसर, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी की पूरी हाई कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को पढ़ा है, ठीक है। और आप सोचो एक भी सिंगल टीचर, एक भी सिंगल यूट्यूबर ने, एक भी सिंगल इन्फ्लुएंसर ने पढ़ा ही नहीं था पूरा का पूरा वर्डिक्ट, ठीक है। पूरा का पूरा जो वर्डिक्ट है, सोचो सुप्रीम कोर्ट को सामने से आकर बोलना पड़ा, एटलीस्ट इंडियंस को इलिटरेट के जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए, इनको एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेना चाहिए, है ना, ठीक है। इनको कम से कम पूरा वर्डिक्ट तो पढ़ लेना चाहिए। अब उसमें कई सारी बातें थी,
कई सारी बातें कौन सी थी? सबसे पहले एक चीज ये थी, यस डेफिनेटली 100 मीटर की बात यहां पर की गई थी। जो 100 मीटर वाला पॉइंट है ये डेफिनेटली सच बात है। बट इसके अलावा और क्या कह रखा था? और ये भी कह रखा था गवर्नमेंट ने, मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, कि कोई भी ऐसा एरिया, मतलब एक हिल के बीच में, ये हिल है और यहां पर एक हिल है, अगर इन हिल के बीच में अगर 500 मीटर्स का डिस्टेंस है, कितना 500 मीटर का डिस्टेंस है, और ये हिल मान लो 20 मीटर की है, ये हिल मान लो 100 मीटर की है, तो इस हिल के साथ ये वाली हिल भी क्या मानी जाएगी? अलाइन मानी जाएगी। ये भी एक क्लॉज था, ये भी एक क्लॉज था। और क्या था? और क्या था? और इसके अलावा कौन सा क्लॉज था? फिर जितने भी हेरिटेज है, हेरिटेजेस के साथ साथ जितने भी कैनाल्स हैं, जितनी भी रिवर है, जितना भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नेशनल पार्क रीजन, ठीक है, अदर फॉरेस्ट रीजन, ठीक है, टेम्पल, इन सारे रीजन्स को अगर कैलकुलेट किया जाता था तो सारा का सारा मिलाने के बाद केवल और केवल 0.19% ही केवल बचता। कितना? 0.19% ही बनता। ऐसा कुछ भी हुआ था क्या? अरे सॉरी यार, नहीं नहीं भाई, अरे मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ओए मार खाओगे, कौन बोल रही है? मुझे इसके बारे में पता नहीं है, उन्होंने ऐसा किया नहीं किया, मतलब मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। सॉरी फॉर दिस। भाई मैंने किसी का नाम नहीं, मैं मार मारूंगा, तुम्हारी लड़ाई करवाओगे तुम मेरी और सर की। अरे तुम लोग तो बिल्कुल कसम से यार, वो कौन है वो जिसने केकई को भड़काया था? मंथरा। तुम तो मंथरा वाले काम कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी मैं बोलता हूँ फोन करके सर को कि सर देख लो बच्चे कैसे कैसे हैं। अभी बोलता हूँ सर को मैं। एक नंबर के शकुनी हो सबके सब, बक मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। भाई मैं तुम्हारी क्लास में, भाई मैं अब नहीं बात करूंगा कोई भी। तो फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कई और वर्डिक्स भी दिए थे सेम अरावली को लेकर, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वेल मेनली वर्डिक्ट थे किसके लिए? जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको खत्म करने के लिए। क्लियर? अभी रुक जाओ, बस खत्म होने दो क्लास, सबसे पहले मैं यही बताता हूँ, सबसे पहले मैं यही बताता हूँ, करवाता हूँ। एग्जैक्टली सक्षम, उसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। देखो मतलब ठीक है, वो सारी बातें एक अलग है, बट बट सक्षम ने जो बात बोली है मैं वही बात यहाँ पर कह रहा हूँ। फाइनली बात करते हैं यहाँ पे आईएनएस अंजदीप के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट शिप जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या कह रहा है? इंडियन नेवी रिसीव द अंजदीप, द थर्ड एंटी सबमरीन, एट सॉरी एट्थ एंटी सबमरीन वॉरशिप। और ये शैलो वाटर शिप का मतलब क्या होता है? शैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब ये होता है जो किनारे तक आ सके। नॉर्मली क्या होता है, शिप जो होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, तो उनका ये जो पार्ट होता है ना, नीचे का जो बेस पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये नीचे जाकर पानी में अटकता है, रुकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शैलो वाटर का रीजन होता है ना। पानी शैलो वाटर में क्या होता है, इस तरीके से लैंड फॉर्म बना हुआ है, एंड इस जगह पर क्या है, ये आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि ऐसे में ये शिप यहाँ पर क्या हो सकता है, फंस सकता है। क्या हो सकता है? फंस सकता है। है ना? तो यहाँ तक आ नहीं पाएगा, ये इधर तक ही रह जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, इस तरीके की शिप बनाए जाते हैं जो काफी किनारे तक आसानी होती है ना?
डिफेंस करने में आसानी होगी। अदरवाइज समटाइम्स कई बार हमको ये देखने को मिलता है जो छोटे छोटे शिप्स होते हैं, बोट्स होते हैं ना, वो काफ़ी किनारे तक आकर बड़े बड़े एक्शंस ले जाते हैं। और अगर हमारे पास कोई ऐसा शिप हो जो शैलो वाटर में आ सकता है, बाहर निकल सकता है, तो हमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी ऐसी चीज़ों को हैंडल करने में। अब उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कैसा शिप है, एंटी सबमरीन वॉरशिप है। कैसा, एंटी सबमरीन है। अब एंटी सबमरीन होने का मतलब ये है कि इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है जो पानी के अंदर सोनार जो वेव्स होती हैं उनको भेजकर पता लगा सके कि अंदर किस तरह की सबमरीन है, क्या हलचल हो रही है, कोई हमारे क्लोज तो नहीं आ गया, इन सब चीज़ों का क्या कर सके, पता लगा सके। ठीक है, तो शिप्स के साथ यही एक सबसे बड़ी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। कहाँ पे अपॉइंट किया गया, कोस्टल कर्वन रीजन ऑफ कर्नाटका। तो अब ज्योग्राफी का ये पॉइंट है, इसी के साथ ज्योग्राफी कनेक्ट हो गई है ना। कोस्ट ऑफ करवर कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो ये कई बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखना इस चीज का। नाम क्या है वो आपको पता चली गया है, इससे ज्यादा और कुछ जानने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। पुराना जो शिप था वो गया था कौन सा, डिकमीशनड हो गया था 2003 में। एंड फाइनली ये नया शिप यहाँ पर लाया गया। किसने इसे पूरी तरह से बिल्ड किया है, GRSE कोलकाता के द्वारा इसको बिल्ड किया गया। गार्डन शिपयार्ड बिल्ड लिमिटेड जो है उसने इसको बनाने का काम किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। किस पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे तैयार किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये वो शिप है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। क्लियर है। मेन चीज जो मैंने आपको बताया क्या, सोनार सिस्टम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, क्या, सोनार सिस्टम। और तुम्हें पता है, तुम्हें जान के हैरानी होगी, हमारी जो पनडुब्बियां होती हैं या मतलब सबमरीन्स होती हैं, हमारे जो शिप्स होते हैं, उनमें जो सोनार सिस्टम लगा होता है ना, वो इतना ज़्यादा एडवांस होता है और उसके लिए इतनी रिग्रेसिव ट्रेनिंग होती है, इतनी रिग्रेसिव ट्रेनिंग होती है कि आपको पूरे टाइम हेडफोन लगाकर बैठना है। और जो बंदा हेडफोन लगाकर बैठा है ना, वो पानी के अंदर की एक एक हलचल को सुन रहा होता है, एक एक चीज को सुन रहा होता है। वो उन सोनार वेव्स को इतना अच्छे से सुन लेता है कि उसे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, कोई टॉर्पीडो आ रहा है, क्या हो रहा है, वो ईच एंड एवरी चीज को बहुत अच्छे से क्या करता है, पहचानता है। बात समझ में आई, क्लियर है। वेल, अब यहां पर एक चीज कई बार आप लोगों से पूछी जाती है, क्या, एयरक्राफ्ट कैरियर एक होता है, ठीक है, जो एक काफी बड़े मेजर साइज का होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या, एयरप्लेन, फाइटर प्लेन, ये सब उतर सकते हैं इसके डेक के ऊपर, क्या हो सकते हैं, उतर सकते हैं। ये एक तरह से देखा है चलता फिरता सिटी है, पूरा का पूरा शहर है। फिर इसके साथ होते हैं डिस्ट्रॉयर्स। अब डिस्ट्रॉयर्स का काम क्या होता है, इनके मल्टीपल रोल्स होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल रोल्स होते हैं। ये कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर आता है फ्रिगेट। फ्रिगेट क्या होता है, ये स्कॉट करने का काम करते हैं, ये किसी डिस्ट्रॉयर के साथ या किसी एयरक्राफ्ट जो कैरियर होता है उसके साथ चल रहे होते हैं। फ्रिगेट का काम एक्चुअल में ये होता है, स्कॉटिंग करना इनका काम होता है, ठीक है। तो ये एंटी सबमरीन और जो एयर क्या बोलते हैं, वॉरफेयर होता है, उसमें यूज होते हैं। फिर आता है कॉर्वेट्स। कॉर्वेट्स क्या है, ये कोस्टल डिफेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अभी आप INS अंजदीप देख रहे थे, वो एक्चुअल में इसी का पार्ट है। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है अपने कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करना। इसको प्रोटेक्ट करना, अपने कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करना। एंड फिर होते हैं एम्बिशियस शिप्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्ट, अलग अदर जो डिजास्टर रिलीफ होते हैं उसमें काम करना, वो सारे काम इसमें होते हैं। इनका साइज इनके कंपैरिजन में, मतलब इन तीन के कंपैरिजन में इसका साइज जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। क्योंकि इनका काम रिलीफ मटेरियल पहुंचाना, कहीं पर जाकर कोई सप्लाई करनी है, ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना है, इस तरह के काम करना होता है। तो अभी एट प्रेजेंट अगर आप लोग देखोगे, खुद हमारे जो नेवल चीफ है उन्होंने बोला था कि इंडिया एवरी 40 डेज में एक शिप तैयार कर रहा है, एक INS तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है, एक INS तैयार कर रहा है। इसके अलावा सबमरीन्स होती हैं, सबमरीन दो तरह की होती हैं, एक डीजल पावर्ड होती हैं और एक आपकी न्यूक्लियर पावर्ड होती है। तो न्यूक्लियर वो सबमरीन वाला पार्ट अलग है, यहाँ पे हम लोग शिप की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अलग है।
ठीक है, उसको फिर कभी देखेंगे। बट ये आप ध्यान रखो, हर 40 दिन में एक आईएनएस तैयार हो रहा है। आईएनएस मतलब यहाँ पे नेवल शिप की भी बात हो रही है, सबमरीन की भी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। हर 40 दिन में एक तैयार हो रहा है। एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे जो भी तैयार हो रहे हैं एवरी 40 डेज में, दे ऑल आर द स्टेट ऑफ द आर्ट। क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलप की। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या है? अपने ही देश में इंडिजीनियसली डेवलप की जाए। हम आज के टाइम पीरियड में इतने ज़्यादा कैपेबल हैं। रशिया से जो हम लोगों ने लास्ट लिया है, उसका नाम है आइनस तमाल। क्या नाम है? आइनस तमाल वॉज द लास्ट शिप जो हम लोगों ने किसी फॉरेन कंट्री से लिया है। कौन सा? आइनस तमाल वॉज द लास्ट वन। इसके अलावा कोई शिप हम लोग किसी भी दूसरे देश से नहीं ले रहे। हाँ, कोई अगर मेजर टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, कुछ अलग चीज चाहिए होगी, तो वो बात अलग है कि हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, किसी इक्विपमेंट, किसी पार्ट को बाय किया है। बट शिप बिल्डिंग का आज कंप्लीट काम हम लोग अपने इंडिजिनस उसमें कर रहे हैं, देश के अंदर कर रहे हैं। एंड इट वाज रियली अ मैसिव थिंग। ये छोटी बात नहीं है, ये लिटरली छोटी बात नहीं है। अब तुम लोगों का एक होमवर्क है, तुम लोगों का काम क्या है? तुम लोगों का काम है इनके बगल में, चल जाओ मेरे भाई, क्या हो गया अब इसको? चलो, इनके बगल में ये लिखना है इंडिया में कौन कौन से हैं। ये कर लोगे सब लोग होमवर्क? ये शायद पहली बार है मैं होमवर्क दे रहा हूँ। तुमको लिखना है इनके बगल में कि कौन कौन से हैं इंडिया में, नाम लिखो इनके। अगर तुम लोग सच में नेवी में जाना चाहते हो तो भाई तुमको ये चीज अच्छे से देखनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेशनल मैथमेटिक्स डे। अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब उतना नहीं है, बट यस, अगर आप लोग खुद साइंस साइड्स के बच्चे हो तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजम जी की जयंती यहाँ पर क्या की जाती है? सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, 1887 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। एंड 32 की एज में ये मर गए थे। इन्हीं के बारे में कहा जाता है द मैन हु नो इन्फिनिटी। ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इन्फिनिटी के बारे में जानता था, है ना। फिर विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला जी, जिनको जो हिंदी लिटरेचर के काफी महान राइटर थे और इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, इनकी क्या हो गई यहाँ पर फाइनली? छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति जिन्हें, क्लियर, इनकी एक खिड़की रहती थी एंड खेलेंगे तो देखेंगे। ग्राम सड़क योजना, अरे वाह भैया, लाओ इधर दे दो मुझे पानी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आभार। बात की थी बायदा अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन द ईयर 2000। कब की थी? 2000 में की थी। नो डाउट आज के टाइम पर ये स्वर्गवासी हो चुके हैं। ठीक है, देश के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन योगदान दिया। आप में से कई लोगों ने सुना होगा एक स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, वो इन्हीं की देन थी। फाइनली एक ऐसी सड़क बनाना जो लोगों को क्या कर सके? ऑल वेदर एक्सेस दे सके, है ना। कहाँ पे? गांव को शहरों से जोड़ सके। इसके अलावा जो भी बेसिक नीड्स होती हैं उनके साथ चीजों को कनेक्ट करना, मतलब सड़कों को कनेक्ट करना। मार्केट, हेल्थ केयर एंड स्कूल्स, इनको क्या करना? सड़कों के साथ कनेक्ट कर पाना। तो जो इन सब के बावजूद भी आज के समय पर भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर सड़कें नहीं पहुंची। लोग आज भी सड़कों के लिए क्या है? परेशान है।
इसके माध्यम से रूरल एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क पहुंच सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्क पहुंचेगा तो साथ साथ रूरल एरियाज में इंप्रूवमेंट आएगा एंड एक तरह की रेवोल्यूशन थी ये, ठीक है। एंड रूरल एरियाज का जो आइसोलेशन था उसको खत्म करने की यहाँ पर कोशिश थी। आप शायद सोच के हैरान रह जाओगे, ये बात बिल्कुल सच है कि जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा मैसिव था, इतना ज़्यादा मैसिव था कि एकदम से क्या हुआ है, गाँव में चेंजेस आने शुरू हुए और मैसिव चेंजेस आने शुरू हुए। जिस जगह सड़क पहुंचती है उस जगह लाइट पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगती। उस जगह सड़कों को, जहाँ सड़कें पहुंचती हैं वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता लाइट को पहुंचने में। और ये सीरियसली इतना बड़ा मेजर चेंज था, इतना बड़ा मेजर चेंज था कि इसने पूरे देश में एक तरह की रेवोल्यूशन सी क्रिएट कर दी थी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। फिर 100 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं किसको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। कितने, 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसको कम, ठीक है, क्लियर। वेल, अगर इसके बारे में बात करें तो जो इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट थी इसकी शुरुआत भी कहां से हो रही है, रशिया से हो रही है, लेनिन के थ्रू हो रही है। एक समझौता हुआ था जिसका नाम था ताशकंद समझौता। क्या नाम था, ताशकंद कॉन्फ्रेंस, 1920 में। इसी ताशकंद कॉन्फ्रेंस के टाइम पे क्या हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इंडिया में कई जगह पर इसके ग्रुप्स स्टैब्लिश किए गए थे। इंडिया के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन जिनका नाम था एम एन रॉय, आप लोगों ने कई बार नाम सुना भी होगा। क्या, एम एन रॉय, ही वॉज द पर्सन जो यहाँ पर क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, कई जगह पर इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी को रजिस्टर करवाने का काम भी किया था। फिर आता है संथाली लैंग्वेज। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने संथाली भाषा को क्या किया है, संथाली भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिलीज किया। और ये बहुत बड़ी बात है, संथाली भाषा में क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिलीज करने का काम किया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संथाली भाषा की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है। हमको हर चीज में लगता है कि देवनागरी स्क्रिप्ट होगी, नहीं सर। ये जो स्क्रिप्ट है इसको कहा जाता है ओल्ड चिकी, क्या, ओल्ड चिकी स्कीप, ओ एल, ओल्ड चिकी स्कीप। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। 92nd अमेंडमेंट 2003 में संथाली भाषा को क्या किया गया था, 8th शेड्यूल का हिस्सा बनाया गया था। तो ये आपको पता चल गया कहां पर बोली जाती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ट्राइबल पर्सन्स के द्वारा जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्र में रहते हैं। क्लियर, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, दैट्स इट। ऑफिशियल लैंग्वेज कहां पर दी गई, कौन से आर्टिकल में दी गई, ये भी आपको यहाँ पर पता चलेगा। फिर आता है हमारे सामने समुद्र प्रताप। अब इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है क्या, समुद्र प्रताप। क्या काम करता है समुद्र प्रताप, अरे ग्रेट यार, वेरी गुड। क्या करता है समुद्र प्रताप, इसका काम है पॉल्यूशन। इंडिया का पहला ऐसा वेसल है जो क्या करता है, पॉल्यूशन को टैकल करने की काम करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं सर केवल पॉल्यूशन को करे, नहीं, ये इस चीज को ऑब्जर्व करता है कहीं कोई शेप, कहीं कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे, कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे। ठीक है, लेवल ऑफ पॉल्यूशन क्या है, इन सब चीजों को टैकल करना, ये सारे काम क्या होते हैं, इसके हैं। ठीक है, क्लियर है, इसके। तो पहली बार इंडिया ने ऐसा डेवलप किया, एक छोटा सा करंट अफेयर का पार्ट है, ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। दूसरा क्या है, आईएनएस। तो एक कावेरी क्लास की सबमरीन है जिसका नाम है आईएनएस वाकशेर। क्या नाम है, आईएनएस वाकशेर, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सक्षम। ठीक है, क्लियर है। तो ये कावेरी क्लास की 6th और फाइनल सबमरीन थी। कौन सी थी, 6th और फाइनल सबमरीन थी, किसकी, स्कॉर्पियन क्लास की।
इसे अंडर द प्रोजेक्ट 75 क्या किया गया था, तैयार किया गया था बाय द मस्डॉक डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड। क्लियर है। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा रही है किसकी, फ्रेंच टेक्नोलॉजी, जिसका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। अब कावेरी क्लास में कावेरी नाम की तो है, होगी कावेरी के साथ साथ खानदारी होगी, ठीक है, करज होगी, वघी होगी, वेला होगी एंड वागशेर आपके सामने है। क्लियर है, क्लियर। तो ये आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे ये नाम भी दे रखे हैं। अब जो भी फर्स्ट सबमरीन होती है, जो भी फर्स्ट सबमरीन होती है उसी के नाम से क्या करते हैं, बाकियों का नाम पढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 2017 में वैसे कमीशन किया गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाकी सब चीजें की गई हैं। अंडर द प्रोजेक्ट 75 द सिक्स्थ सबमरीन किसने बनाया, मस्डॉक डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। एंड दैट्स इट, बस। एंड द लास्ट वन, इस मंथ का लास्ट करंट अफेयर क्या नाम है, K4 मिसाइल। K4 मिसाइल को रिसेंटली टेस्ट किया गया, एक ब्लास्टिक मिसाइल है ये। क्या है, ब्लास्टिक मिसाइल है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिघाट से इसको लिया गया, किससे, INS अरिघाट से इसको लिया गया। कहां पर, बे ऑफ बंगाल में इसे टेस्ट किया गया था। कितनी रेंज है इसकी, 3500 किलोमीटर की रेंज है। DRDO ने इसे डेवलप करने का काम किया था। इसने DRDO ने इसे डेवलप करने का काम किया था। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट 31 दिसंबर की नाइट को ये किया गया है। आप लोग सो रहे थे, आप लोग सोच रहे थे न्यू ईयर आएगा, एंड यहाँ पे न्यू ईयर एक्चुअल में कौन सेलिब्रेट कर रहा था ये आपको पता चल गया। क्लियर है। मैं ऐसा थोड़ी है केवल उस पर बैठ के आ गई, नहीं, प्रॉपर सफर किया उस सबमरीन में उन्होंने। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इस तरह की मिसाइल के किसी और के पास भी है, डेफिनेटली US रशिया चाइना भी इस तरह की मिसाइल्स को होल्ड करते हैं, बट फिलहाल हमारे पास भी अब इस तरह की मिसाइल है। अब 3500 किलोमीटर की जो इसकी रेंज है, ये डेफिनेटली थोड़ा सा आपको कम लगेगी, वैसे अगर देखा जाए तो ज्यादा भी लगेगी। पर अगर मैं आपको बताऊं, रशिया चाइना USA इनके पास जो हैं, उनकी अगर रेंज अगर आप देखोगे तो 6000 से ज्यादा है, तो हमारी 3500 है। बट यस, हमारी जो इम्पैक्ट है वो 100% वाला होता है कि हमारी मिसाइल जरा से भी इधर उधर नहीं होगी चाइना के जैसे। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोग इसको क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक, बेटा DRDO मलिक, बेटा DRDO लिखा हुआ है। ज्यादा इसमें कुछ जानने के लिए आपके पास कुछ है भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले इसको जब किया गया था 2016 में, 7500 किलोमीटर की रेंज। बट अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी रेंजेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, 12 मीटर। इसकी मोटाई कितनी है, 1.3 मीटर। वेट कितना है, 17 टन। वॉरहेड कितना लेकर जा सकती है, 2 टन का वॉरहेड लेकर जा सकती है। इसमें इंजन कौन सा, मतलब जो फ्यूल लगता है वो कौन सा है, सॉलिड फ्यूल है। कैसा है, सॉलिड फ्यूल है। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, एंड इसी के साथ दिसंबर का होता है एंड नेक्स्ट वीक से हम लोग जो लेंगे वो क्या करेंगे, जन शुरू करेंगे। एंड ऑफ दिसंबर एंड 2025। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट वीक जो क्लास लगी वहां से हम लोग जनवरी वाले करंट अफेयर पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो किसी को कोई गिला शिकवा शिकायत, ऑल गुड, सब राजी खुशी, सब कुशल मंगल। किसी को थकावट, सर दर्द, कोई समस्या, उंगलियों में तकलीफ, बहुत ज्यादा लिखना पड़ा, कोई ऐसा जो बोले समझ में नहीं आया।
बहुत बढ़िया। प्रांजल बेटा पीछे बता तो रखा है, वही तो बात हो रही है, अब तुम लोग सुनते ही नहीं हो। हाँ बेटा प्रेजेंट थी उसमें, डाइव किया उन्होंने। ठीक है, कैसे कैसे तो पता नहीं डाउट पूछ रहे हो तुम लोग। चलो, एक तो डाउट तभी लिखा करो, तभी डाला करो जब मैं पूरा टॉपिक खत्म कर दूं, जब सारी चीजें खत्म हो जाए, पहले मत लिख दिया करो। अच्छा सर के पूछने से पहले डाउट लिख देते हैं, ऐसा काम नहीं करना। राहुल सर को फोन कर दीजिए। भाई राहुल सर की चल रही है क्लास, मैंने मैसेज डाल रखा है, और मैंने तुम्हारी वाली बात बता भी दी है, पर उनकी चल रही है क्लास। ठीक है। अरे आधा अधूरा कुछ नहीं छोड़ा, अरावली बस बेटा उतना ही जानना था, उससे ज्यादा कुछ जानने के लिए। 10 किलोमीटर का कंप्लीट एक स्पैन है, एक फैला हुआ क्षेत्र है। ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो हमें राजस्थान को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तरफ जो पार्ट है वो डेजर्ट वाला है, इस तरफ का पार्ट कंप्लीटली ग्रीन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारा पूरा का पूरा जो मानसून होता है ना, उसे डाइवर्ट करने का करता है काम। किसको? मानसून को डाइवर्ट करने का करता है काम। अब ये बेसिक सी चीज है, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ रखी होगी। ठीक है। अब ये जो अरावली है इसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन बोले तो जैसे हिमालय बने हैं वैसे ही ये भी बने थे, पर बहुत हजारों करोड़ों साल पहले बने थे। अब ये क्या हो गए, डिक्लाइन हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बस इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलो, तो फाइनली आज के लिए आप सब लोगों से विदा लेने का समय आ चुका है।